The topic of the discussion is sampling techniques. सर, जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो क्या हमने कंप्लीट डेटा इकट्ठा करना है या कौन सा डेटा इकट्ठा करना है? मैं इसकी एक मिसाल छोटी सी आपके सामने रखता हूँ। सपोज मैंने ये देखना है कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते। ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है। तो असूली तौर के ऊपर जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखने लगूंगा तो मेरे पास उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तमाम स्टूडेंट में वो स्टूडेंट भी आज आ जाते हैं जो आज छुट्टी पे हैं या क्लासेस में मौजूद नहीं है। तमाम स्टूडेंट की जब बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी टर्म है जो बाज़ औक़ात बल्कि क्या हमेशा ही उनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट्स से हम अपने क्वेश्चन को ज़रा चेंज कर देते हैं कि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के मौजूदा स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं, लेकिन उस केस में भी तो क्या हम तमाम स्टूडेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे? फिर ये मसला भी आ जाता है कि शायद फीमेल स्टूडेंट स्मोकिंग करती हैं या नहीं करती। बाज़ लोगों का ख्याल है करती हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है नहीं करती। तो हमारे पास ये एक डायलेमा आ जाएगा कि शुड वी इंक्लूड ऑल द पॉपुलेशन, मेल एंड फीमेल इंक्लूडेड। अच्छा, इस मसले का हल बहुत आसान है कि बजाय हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के हम उसके एक छोटे हिस्से के ऊपर सारी अपनी फोकस करें। वो छोटा हिस्सा जो है वो जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन उस छोटे हिस्से से आ रही है। यानी अगर लेट से उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक वक्त में 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हम उन 10,000 में से सिर्फ 10% को यानी 1,000 स्टूडेंट को एक्सेस कर लेते हैं, 1,000 स्टूडेंट के बारे में डेटा ले लेते हैं। अब 1,000 की बजाय अगर मज़ीद छोटा करना चाहें तो मज़ीद छोटा कर सकते हैं। तो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सैम्पलिंग उस टेक्निक को कहते हैं कि जिस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट को उसके किसी छोटे हिस्से में स्प्लिट करते हैं, उसके छोटे हिस्से में कन्वर्ट करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि उस कंप्लीट को हम एक्सेस नहीं कर सकते, उस कंप्लीट तक हम जा नहीं सकते, या हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है कि हम उस कंप्लीट के बारे में इंफॉर्मेशन लें। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से मैं किसी बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने डेटा लेना है, तो क्या मैं सारे मरीजों को एक्सेस कर सकता हूँ? मुश्किल है ना, सारे हॉस्पिटल करना, इवन किसी एक हॉस्पिटल में जाके किसी एक बीमारी के हवाले से सारे उसके मरीजों को एक्सेस करना तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारे लिए कंप्लीट को एक्सेस करना, कंप्लीट को से डेटा लेना मुश्किल हो, वहाँ पे हम उसके छोटे हिस्से के ऊपर फोकस करते हैं और उस छोटे हिस्से को हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो सैंपल बेसिकली उस कंप्लीट का एक छोटा हिस्सा होता है। अच्छा, ये छोटा हिस्सा अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ठीक आ जाएगी। अगर वो छोटा हिस्सा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग आ जाएगी। जिस तरह मैं अगर किसी टीचर की परफॉर्मेंस के बारे में क्लास में जाऊं और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूं कि ये टीचर आपको कैसे पढ़ाते हैं, तो सपोज मेरे पास जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, यानी जो मैंने सैंपल लिया है, वो उन स्टूडेंट का आ जाए जो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं तो वो टीचर के बारे में अच्छी राय या कोई भी राय नहीं दे सकेंगे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं। तो सैंपल शुड बी एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल। सैंपल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सैंपल अगर बहुत छोटा हो जाए तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा। सैंपल अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी एक्सेसिबिलिटी का वही मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने टाइम को सेव करने के लिए, रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए तो सैंपल की तरफ गए थे, लेकिन अगर सैंपल ही इतना बड़ा हो गया
तो फ़ायदा क्या हुआ उसका? ना टाइम सेव होगा, ना एनर्जी सेव होगी। सो जो सैंपल शुड नॉट बी स्मॉल, सैंपल शुड नॉट बी लार्ज इनफ। अच्छा, सैंपल का एप्रोप्रिएट साइज़ क्या होता है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये एक अलहदा लेक्चर का मौजू है, मैं इस वक्त यहाँ पे फोकस नहीं करना चाहता। फोकस इस पे करना चाहता हूँ कि हमारे पास सैम्पलिंग की ब्रॉडली 2 टाइप्स हैं। एक टाइप को हम आम तौर के ऊपर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं और एक टाइप को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल को बाज़ बुक्स में रैंडम सैम्पलिंग भी लिखा हुआ है और नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी लिखा हुआ है। दूसरे मानों में हम प्रोबेबिलिटी सैंपल को रैंडम सैंपल भी कह सकते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को नॉन रैंडम सैंपल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे, किन सैंपल को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कहेंगे और किसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कहेंगे। आप एक इमेजिन करें सिनेरियो कि जिसमें हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए हैं और हमने डेटा इकट्ठा करना है कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते। हम उसके दरवाजे के अंदर एंटर हुए हैं, हमारे हाथ में एक क्वेश्चनेयर मौजूद है जिसमें 3 या 4 या 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें सामने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बैठा हुआ नजर आया है और हम फौरन उस ग्रुप के पास गए हैं और अपने, अगर उस ग्रुप में 10 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, हमने अपने 10 या 20 क्वेश्चनियर उनको दे दिए और इनको कहा है कि इसको फिल कर दें। दूसरे नंबर के ऊपर हमने उस पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ना टोटल स्टूडेंट का हमें पता है, ना हमें ये पता है कि उसमें मेल कितने हैं, ना हमें ये पता है कि उसके फीमेल कितने हैं। तो ये 2 अलहदा सिनेरियो आ जाते हैं। जब हम उसके टोटल के बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब टोटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेट्स से उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/1000 है। लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं है कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसी तरीके से किसी मार्केट में गए हैं, दुकानों से हमने सैंपल लेना है, दुकानों से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर हमने उस मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शॉप्स का पहले से पता है कि लेट्स से इस मार्केट में 50 शॉप्स हैं, तो हर दुकान के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/50 है। लेकिन अगर हमें टोटल तादाद का ही नहीं पता, तो फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहाँ पे होगा क्या, जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कर रहे हैं तो होगा यह कि हर यूनिट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्योंकि सेम है, लिहाजा वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आएगी उसके रिप्रेजेंटेटिव होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। और जब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं है, हो सकता है हमने मेल से ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर लिया है, फीमेल से डेटा इकट्ठा ही नहीं किया, हो सकता है हमने सिर्फ कैफेटेरिया में बैठे हुए स्टूडेंट से डेटा इकट्ठा कर लिया, जो कैफेटेरिया में नहीं बैठे हुए उन स्टूडेंट की तरफ हम गए ही नहीं। तो जहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव का इशू बन जाता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपल है उसकी पहचान क्या है कि उसमें हर यूनिट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी का हमें पहले से पता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होगी कि जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इसका हमें नहीं पता, और क्योंकि हमें नहीं पता लिहाजा हम उसकी रिप्रेजेंटेटिव होने के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एक और बात इसमें मैं ऐड करता चलूं कि हमारे जितने स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जितने मैथमेटिकल मेथड्स हैं, जितने रिसर्च के मेथड्स हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि जो सैंपल जिसके ऊपर हम सारी कहानी चला रहे हैं, सारा एनालिसिस कर रहे हैं, दैट मस्ट बी प्रोबेबिलिटी सैंपल, दैट मस्ट बी अ रैंडम सैंपल, दैट शुड नॉट बी अ नॉन रैंडम सैंपल। क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास तो सारे तरीके मौजूद हैं जिससे उसकी रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर हो रही है, लिहाजा जो रिजल्ट हैं वो भी ठीक होंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे मेथड्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड्स भी हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के सैंपल्स के मेथड्स भी मौजूद है। हम इनको अलग-अलग भी डिस्कस करेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।